अस्सलाम वालेकुम। मैं रक्षंदा कुरैशी। सबसे पहले तो थोड़ा सा लेट होने के लिए माज़रत चाहती हूँ, और दूसरे सदा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने मज़ेदार मौजू के साथ जो है वो बात करने के लिए चुना है। हमारा जो आज का मौजू है वो है नस्ल नौ की तरबियत या पेरेंटिंग जिसे कह लें आप। तो सबसे पहले तो ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर आपको पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सी किताबें मिल जाएंगी। लाइब्रेरी में आप जाएँ, लाइब्रेरी में आपको किताबें मिल जाएंगी। आप इसके अलावा इंटरनेट पे जाकर देखें, इंटरनेट पे आपको इतनी सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप पेरेंटिंग के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं वो मोटी-मोटी जो सकील किस्म की बातें जो पेरेंटिंग की वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगी, किताबों में आपको मिल जाएंगी, मैं उन पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि उस मौजू पर चीज़ें तो आपको वहाँ मिल सकती हैं। मैं बहुत आम सी वो बातें करूँगी जिनको आप सब लोग अपने लाइफ के साथ रिलेट कर सकें, ठीक है? तो वो बातें कुछ इस तरह है कि देखिए, सबसे एक अहम नुक्ता याद रखिएगा कि बच्चा, अगर आप ये बात समझ लें, अगर आप ये बात ज़हन में बिठा लें कि बच्चा दुनिया में आने के बाद देख सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल, आपके जो तरबियत के लिए जो बहुत सारी उलझनें हैं, वो बहुत हल हो सकती हैं। हमने देखा होगा, आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ख़वातीन को देखा होगा कि उनको हर बात में ऐसे लगता है कि अभी तो ये बच्चा है, इसको क्या पता, इसे थोड़ी समझ में आ रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को हर बात समझ में आ रही होती है, सिर्फ़ और सिर्फ वो बोल नहीं सकता, उन बातों को अदा नहीं कर सकता, उनको दोहरा नहीं सकता, वरना बात उनको हर चीज़ समझ में आ रही होती है। अक्सर ख़वातीन को मैं देख रही होती हूँ कि बच्चों के सामने कुछ भी आप कर लेते हैं और आप कहते हैं कि बच्चे को क्या पता। आप अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन को, मुझे हैरानी होती है कि हम तो बच्चे तो इतना रो रहे होते हैं, तो फिर हम तो अगर हम नहाने भी जाएँ तो जो हमें बच्चे को साथ लेके जाना पड़ता है। मैं नहीं समझती कि एक मुनासिब अमल है। खैर, इस टॉपिक पे हम आगे नहीं ज़्यादा बात करेंगे। मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि बच्चा हर बात समझता है, हर बात सुनता है, और सिर्फ उसे दोहरा नहीं सकता। अच्छा, ये भी आपने सुना होगा हमेशा, और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बच्चा सुनकर इतना अच्छा नहीं सीख सकता जितना बच्चा देख कर सीखता है। देख कर सीखने से क्या मतलब है? अगर आप बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन आप उसके सामने झूठ बोलते हैं, तो बच्चा कभी भी ये नहीं सीखेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलना बुरी बात है। वो ये सीखेगा कि झूठ बोलना इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरे अगर इतनी बुरी बात होती है तो मेरे अम्मी अब्बू झूठ नहीं बोलते। वो समझेगा कि झूठ ना बोलना या झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। ये जुमला सिर्फ़ और सिर्फ एक किताबी जुमला है, इसकी असल ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, और हकीकत में ऐसा ही होता है। जिन बच्चों के माँ बाप झूठ बोलना नहीं छोड़ते, उनके बच्चे झूठ बोलते हैं। तो लिहाजा आप जैसा आप अपने बच्चे को चाहते हैं ग्रो करना, जैसा आप अपने बच्चों को आदत सिखाना चाहते हैं, वो आदत पहले ख़ुद में पैदा कीजिए, उसके बाद आप बच्चे से एक्सपेक्ट कीजिए कि वो ये चीज़ें सीखेगा। अच्छा, एक बात मुझे याद है कि मेरी वालिदा ने मुझे हमेशा समझाई कि बेटा, बच्चों को डायरेक्ट नो कहने से गुरेज़ करो। बच्चों को ये नहीं कहो, बच्चों से ये मत कहो कि ये मत करो, उसको ये बताओ कि ये क्यों ना करो। अगर आप बच्चे से कहते हैं कि बेटा ये नहीं करो, ये गलत बात है, तो उसको ये बताएं कि ये गलत क्यों है। सिर्फ इतना कह देना कि ये गलत है, मत करो, काफ़ी नहीं है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है बताना, उसको ये मालूम होना ज़रूरी है कि वो गलत क्यों है, क्योंकि आजकल का बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता, उसको हर बात समझ में आती है। आप उसको रीज़न दें, उसको वजह बताएं, उसको ये कहें कि ये इसलिए गलत है, तो फिर वो यही सीखेगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप एक बात याद रखिए कि आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में आसपास लोगों को तरबियत करते हुए, आपकी भाभियाँ होंगी, आपकी बहनें होंगी, सहेलियाँ होंगी, और सिर्फ़ औरतों के लिए ये बात नहीं कर रही मैं, ये बातें मर्दों के लिए भी है, क्योंकि तरबियत करना औलाद की सिर्फ़ और सिर्फ औरत का काम नहीं है, यकीनन ये बाप का भी बच्चे के काम है। तो लिहाजा ये बात मर्दों के लिए भी है कि 2 तरीक़े मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे तरबियत के।
एक तो ये है कि आप बचपन में बच्चे से दोस्ती करते हैं, उसके साथ उसके रोने से डरते हैं, उसकी ज़िद से डरते हैं। आप हर बात में ये कहते हैं अच्छा अभी दे दो उसको, अभी ये वरना ही रोएगा, अच्छा अभी इसकी बात मान लो वरना ये ज़िद करेगा। तो आप उसके रोने से, उसके ज़िद करने से डरते हैं और उसकी वजह से क्या करते हैं, उसको किसी भी गलत काम की इजाज़त दे देते हैं जो आप नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं चाहते कि आपका बच्चा करे, लेकिन आप उसे दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चा लड़कपन की उम्र में दाखिल होता है। ये बड़ी नाजुक उम्र होती है, ठीक है। इसमें इस उम्र में बच्चे को माँ बाप की सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है। इस उम्र में उसको सख्ती हरगिज़ नहीं चाहिए होती, उसको सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है। और इस उम्र में क्या होता है, जब आपने बच्चे के अंदर ये आदत डाल दी होती है कि वो अपनी बात रो के मनवा ले, और अगर रो के भी नहीं आपने मानी, वो ज़िद करके लड़ के आपसे नाराज़ होके वो आपसे मनवा ले, तो उसको इस बात की आदत पड़ चुकी होती है। वो अपने आसान रास्ता अख्तियार करता है कि जो गलत काम उसे करना है, जो काम आप चाहते हैं कि वो ना करे और वो ये करना चाहता है, तो वो आपसे ज़िद करके मनवा लेता है। फिर क्या होता है, इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आपके घर से निकल के मोहल्ले तक, स्कूल तक पहुंचते हैं, फिर और दूर दूर तक पहुंचते हैं। फिर आपके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप यकीनन अपने बच्चे के साथ सख्ती करते हैं। जब आप अपने बच्चे के साथ सख्ती करते हैं ना, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगता है। अच्छा, अभी इस चीज़ को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है, यहीं रोकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। जब दूसरे तरीके में भी हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर हम करेंगे कंपैरिजन कि इन दोनों तरीक़ों में फ़र्क क्या है और उसका नतीजे में क्या फ़र्क है। दूसरा तरीका है कि बचपन में आप उसके साथ सख्ती कर लीजिए। जो गलत काम वो करे आप उसके रोने की परवाह मत कीजिए, आप उसकी ज़िद की परवाह मत कीजिए, उसको आप वो गलत काम ना करने दें, ठीक है। मैं गलत काम की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा अगर खिलौना मांग रहा है और आप नहीं देना चाह रही तो आप उसको रोने दीजिए। नहीं, खिलौना बच्चे का हक़ है, उसे खेलने दीजिए। खिलौना घर में अलमारी में सजाने के लिए नहीं आता, वो यकीनन बच्चे के खेलने के लिए आता। तो ये ज़रा थोड़ा सा ऐसा ना हो कि थोड़ा सा मिसगाइड हो जाए आप लोग। तो बच्चे को गलत काम जो आप चाहते हैं आगे की ज़िंदगी में बच्चा वो ना करे, वो अगर करना चाहता है आप उसे हरगिज़ ना करने दें, ठीक है। इसमें ये भी शामिल है कि आप किसी के घर आपका बच्चा जा रहा है तो आप चाहते हैं कि वो दूसरों से चीज़ें ना मांगे, दूसरों खाने की चीज़ें ना मांगे, और दूसरों की चीज़ें तोड़े फोड़े नहीं, और शेयरिंग आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे। ये वो चीज़ें होती हैं जो तरबियत कहलाती हैं, ठीक है। तो इन बातों के बारे में मैं आपसे कहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा नहीं करे तो आप उसके रोने से नहीं डरें, आप उसके ज़िद करने से नहीं डरें। वो छोटा है, अभी आपकी बात पे नाराज़ भी होगा, रोएगा भी, लेकिन बच्चा याद रखिएगा, डांट भी खाए, मार भी खाए, गुस्सा भी हो, आखिरकार पलट कर माँ की तरफ ही आता है। ये वाली बात आप याद रखिएगा, बच्चा पलट कर माँ ही की तरफ आता है, और छोटा बच्चा कभी माँ से दूर नहीं रह सकता। उसके बाद क्या होता है, आप उसको सख्ती करती हैं, गलत काम नहीं करने देती हैं, उसकी आदतें, उसकी अच्छी आदतें आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होनी शुरू हो जाती है, उसकी बुरी आदतें उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, अब वो उसकी लड़कपन की उम्र आती है। जब उसकी लड़कपन की उम्र आती है तो उसके अंदर अच्छी आदतें चूँकि पुख्ता हो चुकी होती हैं, अब आप बेफिक्र होना शुरू हो चुके होते हैं। अब आप बच्चे के दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में दूसरे किस्म के मसाइल आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको उसका दोस्त होना ज़रूरी है, ठीक है। ज़ाहिर जब लड़कपन में आ गया, उसके दोस्त बन रहे हैं, उसकी सहेलियाँ बन रही हैं, उसको आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अब आप उसके दोस्त हैं तो आप यूँ समझे ज़िंदगी के मसाइल हल हो गए, और अगर आप अब इस वक्त उसके दोस्त नहीं हैं तो यूँ समझे कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल का आगाज़ हो गया, ठीक है। ये उम्र बच्चे की आपके साथ दोस्ती की होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, पिछले तरीके में हमने क्या किया था, बच्चे के साथ बचपन में नरमी की, उसके लाड उठाए, उसको रोने नहीं दिया, उसको ज़िद नहीं करने दी। तो अब आपको उसके साथ सख्ती करनी पड़ी बच्चे के साथ। तो उसका नुकसान ये हुआ कि वो बच्चा अब इस उम्र में आपका दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि बच्चा छोटी उम्र की चीज़ें जल्दी भूल जाता है। वो भूल जाता है कि आपने बचपन में उसको कितना उसके लाड उठाए थे, कितनी उसके साथ दोस्ती रखी थी, कितना उसके साथ उसकी खातिर तकलीफ़ उठाई थी। उसको सिर्फ ये याद रहेगा कि इस उम्र में मेरी माँ मुझ पे सख्ती करती है, और मैं जो भी इजाज़त मांगना चाहूँ मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती, हर बात में मुझे गलत साबित करती है, हर बात में मुझे मना कर देती है।
तो उसके जहन में आपकी इमेज ये बन जाएगी, तो वो आपसे नफ़रत कभी भी नहीं करता बच्चा, माँ से याद रखेगा, तो वो आपसे लेकिन दूर रहना शुरू हो जाएगा। दूसरे तरीके में बचपन में आपने सख्ती की बच्चे के ऊपर, उसके अंदर अच्छी आदतें पैदा की, अब जब उसके अंदर अच्छी आदतें पैदा हो गई, अब क्या होगा, उसको जो बचपन में आपने डांटा था, सख्ती की थी, अब वो भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने अभी पिछले तरीके में बताया कि बचपन की बातें बच्चे भूल जाते हैं, तो इस तरीके में भी बच्चा आपके बचपन की सख्ती भूल जाएगा, आपके बचपन का गुस्सा भूल जाएगा। उसको सिर्फ ये याद रहेगा कि इस उम्र में, इस वक्त जो है, मेरी माँ मेरी दोस्त है, ठीक है। तो इस उम्र में आपका दोस्त बनना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देख लें कि इन दोनों तरीक़ों में रिज़ल्ट में भी फ़र्क है, ठीक है। दो तरीक़े अलग अलग हैं, बचपन में सख्ती और बाद में दोस्ती, या बचपन में दोस्ती बाद में सख्ती, इन दो तरीक़ों में तो फ़र्क है ही, रिज़ल्ट में भी फ़र्क है, ठीक है। जिस तरीके में आपने बचपन में सख्ती की थी, उसमें अब आपका बच्चा आपका दोस्त है, जिस वक्त उसको आपकी दोस्ती की ज़रूरत है। और जिसमें आपने बचपन में सख्ती नहीं की थी, उस तरीक़े में अब लड़कपन की उम्र में बच्चा आपका दोस्त नहीं है, हालांकि उसको आप ही की दोस्ती की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। तो ये भी ज़रा ख्याल रखें कि बजाय इसके कि हम बचपन का इलाज कर लें, बाद में उसकी दोस्ती जो है वो ना हमें मिल सके, तो वो गलत एक तरीक़ा है। तो लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखें, ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं, उनको इस बात का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है शदीद, क्योंकि लड़कपन की उम्र में आपकी दोस्ती की उनको ज़रूरत है। उसका भी मैं आगे ज़िक्र करूँगी कि वो क्यों। अच्छा, ये भी देखें, बच्चे को थोड़ा सा ना टाइम देने की भी ज़रूरत होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा आपके टाइम की ज़रूरत है। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हम जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बच्चों को इतना टाइम दे नहीं सकते, हम जो जॉब कर रहे हैं ये भी तो हम बच्चे के लिए कर रहे हैं। ये अक्सर वो जुमले हैं जो आपने उन ख़वातीन को सुने होंगे जो कि बच्चों के साथ जो जॉब करती हैं, और आप जब उन्हें नसीहत करते हैं या कहीं वो कुछ पढ़ते हैं तो फिर वो ये बात कहते हैं, हम जो जॉब कर रहे हैं वो भी तो बच्चे के लिए कर रहे हैं, हमारे पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बातें सुनें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको पता चले कि ये नामुमकिन काम नहीं है, चूँकि मैं भी एक आम सी इंसान हूँ, एक आम सी औरत हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी ये कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं टीचिंग किया करती थी, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। जब मैं टीचिंग करती थी, मेरे बच्चे छोटे थे बहुत, और मैं जिस स्कूल में जॉब करती थी तो वहाँ मुझे आपको पता है ऑलरेडी टीचिंग फुल टाइम जॉब होती है, और जिस इदारे में मैं काम करती थी वहाँ पे ऑलरेडी वर्क लोड बहुत ज़्यादा हुआ करता था। बीकन हाउस की मैं बात कर रही हूँ, सब लोग जानते हैं कि बीकन हाउस में वर्क लोड कितना होता है। तो मैं जॉब करने के बाद जब घर आती थी तो मैं इतना ज़्यादा थकी होती थी कि मेरा दिल ये चाहता था कि अब मुझसे कोई 2 घंटे तक बात भी ना करे, कोई मेरे करीब भी ना आए। लेकिन मैं फिर भी अपने बच्चों को, जब मेरे बच्चों को तो नहीं पता ना कि मैं इतनी थक कर आई हूँ, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे कि मॉम आएंगी तो फिर हम उनको अपने पूरे दिन का किस्सा बताएंगे, हमारे साथ स्कूल में आज क्या हुआ। जब वो आते थे, मैं आती थी तो मेरे बच्चे मेरे बराबर में बैठ के और मुझको पूरा मेरी 4 बेटियाँ हैं और वो चारों बारी बारी अपने पूरा दिन का किस्सा सुनाती थी कि आज ये हुआ, आज हुआ, आज उसने ऐसे कहा, आज उसने ये कहा, मैंने उसको ये जवाब दिया, उसने मुझे ये कहा। हर पूरा किस्सा वो मुझे सुनाया करती थी। मेरा दिल हालांकि चाहता था कि मैं आराम करूं, मुझसे कोई बात नहीं करे, लेकिन मैंने एक बात अपने दिमाग में बिछाई हुई थी कि जिस दिन मेरे बच्चों को ये बात पता चल गई कि मॉम को बताए बगैर भी मेरा दिन गुजर सकता है, उस दिन मेरे बच्चे ये जो इनकी खासियत है मुझे बताने वाली, ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने कभी भी अपने बच्चों से ऐसे नहीं कहा कि नहीं मुझे आज मैं थकी हुई हूँ, मुझे आज नहीं सुनाओ। मैं अपने बच्चों के किस्से सुनती थी, पूरा टाइम उनके साथ गुजरता था। उसके बाद फिर मेरा एक आम सी औरत की तरह, जैसे आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों से गुजरते होंगे, कुकिंग का टाइम शुरू हो जाता है, फिर घर के कामों का टाइम शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही था कि ये सारे काम शुरू हो जाते थे, तो मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं बचता था। लेकिन एक माँ को अल्लाह ताला ने अगर उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है तो उसकी वजह यही है कि वो अपने बाद सिर्फ अपने बच्चों को देखती है, उसके बाद वो किसी को नहीं देखती। तो फिर उसका रिज़ल्ट ये हुआ, अपने बच्चों को टाइम देने का रिज़ल्ट ये हुआ कि आज मेरे बच्चों के दिल की एक एक बात मैं जानती हूँ। उनके दिल की कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं ना जानती हूँ, ठीक है।
और ये वो कामयाबी है जो मैं कहती हूँ कि हर माँ को मिलनी चाहिए और मिल सकती है अगर वो अपने बच्चों को टाइम दे। ठीक है, इसके बाद मैं बात कहूँगी कि थैंक यू सदफ, आप कह रही हैं कि यू आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत बहुत थैंक यू। और सदफ मुझे शुरू से बहुत अच्छी तरह जानती हैं, तो यकीनन सदफ ने इसलिए बात कही होगी। लेकिन इस बात के बाद मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि सदफ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे आगे जो तुम हो। रियली सो सॉरी, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। रियली ये मैं सच कह रही हूँ और सबके सामने कह रही हूँ। अच्छा, इसके बाद हम ये बात करेंगे कि मैंने ये देखा है कि हम पूरी ज़िंदगी बच्चों के साथ गुजारते हैं, चाहे वो हम बचपन में बच्चों को सख्ती करें और बाद में नरमी करें, चाहे बचपन में नरमी करें बाद में सख्ती करें। जो कुछ भी कर रहे होते हैं हम बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक गलत काम करते हैं। वो हम ये करते हैं कि जब बच्चों की ज़िंदगी गुजारने का वक्त आता है, उनके फ़ैसले करने का वक्त आता है, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो शादी के लिए हो, किसी भी मकसद के लिए हो, तो हम क्या देखते हैं अपने आसपास में, अपने इर्द गिर्द, वो फ़ैसले वालिदैन चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से हो। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने। हाँ सदफ, बिल्कुल आपने सही बात कही है। आपके दिल का भी पूरा हाल मुझे पता है, और हकीकत में मैं आपसे कहूँगी कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह में आपकी इस सलाहियत को में इजाफ़ा करे और आपको इतनी हिम्मत दे सदफ। बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर हूँ आपसे। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ ये ज़्यादती करते हैं कि मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची डॉक्टर बने, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बने, मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ये बने। बच्चे की ख्वाहिश, बच्चे की मर्ज़ी, बच्चे की सलाहियत, सबकी अलग अलग सलाहियतें होती हैं, सबके अलग अलग शौक़ होते हैं, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। अगर हम हर टैलेंट वाले बच्चे को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। फिर क्या होता है कि बच्चे वो सब्जेक्ट पढ़ तो लेते हैं अपने पेरेंट्स के कहने से, लेकिन वो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते। और अगर वो अच्छे नंबर हासिल करना चाहें, कि ठीक है हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर हासिल करें, तो उनकी ज़िंदगी, उनका ज़हनी सुकून सब ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और हम अपने औलाद के साथ ख़ुद ऐसा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी उनकी खातिर क़ुरबानियाँ देते हैं, तो इतना बड़ा उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला कि उन्हें बनना क्या है, उसके लिए आप उन्हें मजबूर ना करें, आप उनको उनकी मर्ज़ी से पढ़ने दें। मैं ख़ुद इस बात की गवाह हूँ। मैंने अपने बच्चों को, हालांकि बेसिकली मैं ख़ुद भी डॉक्टर हूँ, और मेरे ख़ानदान में जिस ख़ानदान में मैं शादी होकर आई हूँ, जहाँ पे माशाल्लाह सब लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। मेरे मैके में सब लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, सब बहुत अच्छे ग्रेड्स, अच्छी डिग्रीज़ लेने वाले हैं, डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। तो मुझे, हालांकि कभी मैं भी चाह सकती थी कि मैं अपने बच्चों से कहूँ कि आपको भी डॉक्टर बनना है, मगर मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं किया। मेरे बच्चे बहुत आर्टिस्टिक मिजाज हैं, उन्होंने आर्टिस्टिक अपनी फील्ड चुनी। किसी ने एक बेटी ने मेरी चुनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, और माशाल्लाह वो उसके अंदर बहुत कामयाब है। तो इसी तरह से बाकी सब बच्चों का भी ये है कि सब अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत कामयाब है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स लिए, अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स पढ़े। तो बात यह है कि अगर हम उन्हें उनकी मर्ज़ी करने देते हैं, तो फिर वो हमें रिज़ल्ट भी अच्छा ला के देते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी और उनके जहन को जो सुकून हासिल होता है ना, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते जब अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर आपको बन के दिखा दें। तो हर शख्स का अलग टैलेंट होता है, और हर शख्स की, करंटली मेरा बच्चा इमाम मस्जिद बनना चाहता है। फ़रखंदा, मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आपका बच्चा इमाम मस्जिद बनना चाहता है, मुझे नहीं लगता आपने ये मजाक में भी अगर कहा हो तो भी मैं सीरियस कहूँगी, अगर वो इमाम मस्जिद बनना चाहता है तो इससे बड़ा तो एज़ाज़ आपके लिए कोई है ही नहीं। मैं कहती हूँ कि ये ख्वाहिश ही बहुत डिफरेंट और बहुत बेहतरीन है आपके लिए। उसके लिए तो है ही है बेहतरीन, आपके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो आप उसको बनने दो इमाम मस्जिद, यकीनन, बिल्कुल। और मुझे पूरा यकीन था कि आप यकीनन उसके इस बात के साथ एग्री करोगे और आप उसको करने दोगे, मुझे पूरा यकीन है।
तो बात यह है कि बच्चों को उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले कर लेने दें, उनको उस ज़हनी तकलीफ़ से ना गुजारें जो कि उनका हक़ नहीं है। आप इतनी मेहनत अपने बच्चों के साथ करते हैं, उसके बाद आप उनको ज़िंदगी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप उनके साथ इतनी ज़्यादती करते हैं। इसी तरह मैं यस वी बोथ आर सीरियस फॉर सो फार, बिल्कुल मुझे यकीन था। तो हम इसके अलावा एक और फ़ैसला है बच्चों की ज़िंदगी का जो कि हमें उनकी मर्ज़ी से करना चाहिए मगर हम नहीं करते। आप सब समझ गए होंगे मैं किस फ़ैसले की बात कर रही हूँ, वो है शादी। जब हम बचपन में तो बच्चे के साथ बड़ा वो कर रहे होते हैं, ये मांग रहे हैं ना, इसको दे दो, ये इसको ये चाहिए, इसको दे दो। हम महंगी से महंगी चीज़ उसके लिए ख़रीद के देना चाह रहे होते हैं। मेरे बच्चे ने आईफ़ोन की फरमाइश कर दी तो मैं कहीं से भी इंतज़ाम करूँ, आईफ़ोन दिला दूँ। मेरे बेटे को ये गाड़ी चाहिए, मैं कुछ भी करूँ मगर मैं अपने बेटे को ये गाड़ी दिला दूँ। मेरी बेटी ने फ़लाँ ब्रांडेड ड्रेस की फरमाइश की है, ब्रांडेड ज्वेलरी की फरमाइश की है, मैं किसी ना किसी तरीके से उसको वो दिलवा दूँ। हम दुनियावी मादी चीज़ों के लिए उसकी ये इतनी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, इतना उनको अहमियत दे रहे होते हैं कि ये मेरी बेटी ने कह दिया मुझे करना है। अच्छा, लड़कों के साथ तो फिर भी आप ये कर लेते हो कि लड़के ने अगर कहा मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए, लड़कियों के साथ तो आप बिल्कुल नहीं करने देते। तो ये मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ये देखे बगैर कि लड़की का इंतखाब कैसा है या लड़के का इंतखाब, लड़के का भी कैसा है, लड़के का भी इंतखाब गलत हो या लड़की का भी इंतखाब गलत हो तो फिर आप देखें, उसके ऊपर डिस्कस करें, उनको समझाएं। लेकिन अगर उनका इंतखाब मुनासिब है, देखिए आप मुझे बताइए, आप भी जो लड़की ढूंढ के लाएंगे इसी दुनिया से ढूंढ के लाएंगे, इसी माशरे से ढूंढ के लाएंगे। वो भी अगर अपनी मर्ज़ी की शादी करना चाह रहे हैं इसी दुनिया से ढूंढ के ला रहे हैं, किसी और प्लेनेट से नहीं ढूंढ के ला रहा। आपको वो इसी प्लेनेट से ढूंढ के दे रहा है, बहू भी या दामाद भी। तो आप वो उसकी इतनी बड़ी खुशी क्यों नहीं पूरी करना देना चाह रहे? आप वो मैं कहती हूँ कि आप उसे पूरी करने दें। और इसका एक और फ़ायदा भी है, मैं आपसे कहूँगी। वो फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि शादी, आप सब लोग जानते हैं कि शादी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी से शादी करवा दी, माँ ने अपने बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से करवा दी तो उसकी जो बहू आएगी वो परफेक्ट है। आपने हमारे माशरे में इतनी मिसालें देखी होंगी कि हम ख़वातीन शादी करके लेके आती हैं और उनकी बहुएँ बक़ौल उनके कि वो बहुत अच्छी नहीं होती। तो जब आप अपनी मर्ज़ी से शादी करके लेके आती हैं और फिर भी ये रिज़ल्ट होता है कि बहू अच्छी नहीं होती, तो कम से कम आप बेटे की मर्ज़ी ही पूरी होने नहीं दीजिए। ना बेटे की आपने मर्ज़ी पूरी होने दी, ना आप सैटिस्फाई हुई, ठीक है? तो कम से कम एक को तो सैटिस्फाई होने दें, बेटा आपका सैटिस्फाई हो, आपकी बेटी सैटिस्फाई हो। तो क्योंकि शादी में आप कभी भी नहीं कह सकते कि मैं जो लड़की ढूंढ के लेके जा रही हूँ या मैं जो लड़का ढूंढ रही हूँ अपनी बेटी के लिए, वो सारी ज़िंदगी मेरी बेटी को खुश रखेगा या वो लड़की सारी ज़िंदगी मेरे बेटे को खुश रखेगी। जब गारंटी ही नहीं है तो फिर बेटे की या बेटी की क्यों नहीं आप मान लेते? जब हमारे मज़हब ने भी उनको हक़ दिया है। हम सारी ज़िंदगी तो उनको उनकी मर्ज़ी पूरी करने में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ उनको उनका हक़ नहीं देते। उसके अलावा एक बात और भी है, अगर थोड़ा-सा आप सेल्फ़िश होकर भी सोच लें, अगर आप सेल्फ़िश होकर भी सोच लें, जैसे कि आप जब माएँ अपनी बहू ढूँढती हैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से, तो थोड़ा-सा सेल्फ़िश होकर सोच रही होती है ना, बेटे की मर्ज़ी तो नहीं सोच रही होती। तो अगर आप थोड़ा-सा सेल्फ़िश होकर भी सोचें तो ये ख़्याल रखिएगा, अगर आपने अपने बेटे को उसकी मर्ज़ी की शादी करने दी या आपने अपनी बेटी को उसकी मर्ज़ी की शादी करने दी और उसके साथ वैसे ही हुआ जैसा कि आपकी मर्ज़ी से शादी के बाद भी हो सकता था, यानी ये कि वो आप बेटी बहू जो है वो आपके बेटे को खुश नहीं रख सक रही या दामाद आपकी बेटी को खुश नहीं रख सकता, तो एक काम ज़रूर होगा, एक फ़ायदा ज़रूर होगा, वो ये होगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे शिकायत नहीं करेगी, आपसे शिकवा नहीं करेगी और आपको ये तकलीफ़ सारी ज़िंदगी नहीं होगी कि ये मैंने क्या किया, ठीक है ना? तो एक जगह तो सुकून आप दे सकते हैं ना अपने बेटे या बेटी को। तो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। थोड़ा-सा सोचना शुरू करें, अपनी सोच में तब्दीली लेके आइए कि प्लीज़ टेल अस हाउ कैन वी कीप आई ऑन kids friends, this is the major choice that can affect their life so bad or good. Okay, मेरे ख़्याल में इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि आप अपने बच्चे को ये आदत ही नहीं पड़ने दीजिए कि सारे दिन की रुदात आपको बताए बगैर उसका दिन गुजर सकता है। ये जुमला अभी आपको याद होगा, मैंने भी इस्तेमाल किया था अपनी जब मैं ये बता रही थी कि मेरी बेटियां मुझे सारे दिन की रुदात आके सुनाया करती थी। तो मैं ये तकलीफ़ सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करती थी कि मेरे जहन में होता था कि एक दिन मेरी बेटियों को पता चल गया ना कि अपने दिन की रुदात सुनाए बगैर मेरा दिन गुजर सकता है,
तो फिर वो मेरे हाथ से मामला निकल जाएगा। तो आप उनको ये आदत डालिए कि पूरे दिन की रुदाद वो आपको आके सुनाए, चाहे आप थकी हुई हो, चाहे आप बहुत मसरूफ़ हो, किसी काम में बहुत ज़्यादा काम में फंसी हुई हो, लेकिन उसकी रुदाद सुनने के लिए वक्त निकालिए। जब वो आप उसके रोज़ की रुदाद सुनते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि मसला कहाँ गलत तरफ जा रहा है, किस वजह से गलत तरफ जा रहा है, कौन सा दोस्त है जिसकी वजह से गलत तरफ जा रहा है, किस सहेली की वजह से गलत तरफ जा रहा है। तो जब आप रोज़ के रोज़ बच्चे की रुदाद सुनते हैं, तो फिर आप को जो है ये गलती पहले से पता चल जाती है कि कहाँ होने जा रही है, तो आप उस पर वक्त से पहले स्टेप कोई उठा सकते हैं। देखते हैं क्या कहती हैं। आयदा नसीम कह रही हैं बिल्कुल सही, गारंटी तो बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल सब जानते हैं। देखें ये वाली बात, और हर एक के साथ ये गुजरती है, और हम अपने आसपास हर जगह देख रहे होते हैं। अच्छा, सदफ कहती हैं कि मैं तो अपने बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। पाला मैंने। अच्छा सदफ, ठीक है, आप अपने मर्ज़ी से शादी बिल्कुल कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आप हारिस को भी उस पर राज़ी करने की कोशिश कर लें, क्योंकि मैं हारिस आपको भी जानती हूँ और मैं हारिस को भी जानती हूँ, तो मुझे ये पता है कि उस बेचारे को बहुत तकलीफ़ होगी। तो अच्छा, इसके बाद अच्छा देखिए, एक बात और भी सदफ मैं कहना चाहूँगी कि पाला मैंने है। हम ये बात सोचते हैं कि पाला अगर मैंने है तो मैं शादी भी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। मैं तुम्हारी राय का एहतराम करती हूँ सदफ, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम गलत कह रही हो। हर माँ ये चाह रही होती है कि अगर मैंने पाला है तो मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। लेकिन होता ये है कि मेरी अम्मी एक जुमला कहा करती थी, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी। जहाँ पे जिसने उसके ऊपर अमल किया ना, उसने बहुत फ़ायदा उठाया, और जहाँ मैं देखती थी इसके ख़िलाफ़ होती थी बात, वो लोग नुकसान उठाते थे। मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी कि जिस शख्स को अपने बेटे से मोहब्बत है ना, वो अपनी बहू से मोहब्बत ज़रूर करता है। तो अगर आप चाहती हैं कि अगर आप चाहती हैं आप कि बेटे की ज़िंदगी अच्छी गुजरे, खुश गुजरे, तो आप यकीनन उसकी मर्ज़ी का भी ख्याल करती हैं, और आने वाली बहू को जो भी वो लेके आए, चाहे या आप अपनी मर्ज़ी से करें, आप उससे मोहब्बत करें, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जुमला मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत हर जगह देखा है कि जब आपको अपने बेटे से मोहब्बत होती है, आप ज़रूर अपनी बहू से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वही एक वाहिद रास्ता है आपके बेटे को खुश रखने का, आपके बेटे को ज़हनी सुकून देने का, ठीक है। क्योंकि जब सास और बहू में लड़ाई होती है तो क्या होता है, बेटा परेशान होता है। सास जो है अपना गुस्सा निकाल लेती है बहू के ऊपर, बहू अपना गुस्सा निकाल लेती है सास के ऊपर। अगर वो सास पे ना निकाल सके, अपने पेरेंट्स के साथ में जाके वो अपने दिल का हाल कह लेती है, उसका भी गुस्सा ख़त्म हो जाता है। अब मसला किसके साथ होता है, बेटे के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि बेटे का ज़हनी सुकून बर्बाद ना हो, तो अपनी बहू से मोहब्बत कीजिए। और मुझे यकीन है कि सदफ बहुत अच्छी सास साबित होंगी, और सदफ ये सब मजाक कर रही हैं, लेकिन सदफ तुम्हारी इस बात के को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक नसीहत समझो कि कर दी है उन ख़वातीन को जो इस तरह से सोच रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक बात तो मैं और भी कहूँगी कि कहीं मैंने पढ़ा था, हज़रत अली के नाम से कौल पढ़ा था कि अपनी औलाद को अपने जैसा बनाने की ज़िद मत करो, वो नए ज़माने के लिए पैदा हुआ है। मैं ये नहीं जानती कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, मुझे ये सोर्स नहीं मालूम कि वाकई हज़रत अली ने कहा है या नहीं कहा, लेकिन ये बात मुझे बहुत पसंद आई। देखिए, ये हकीकत बात है कि नए ज़माने के बच्चे नए दौर के ज़रूरियात के लिए पैदा होते हैं। हमारा ज़माना जो गुज़र चुका है वो उसके लिहाज से नहीं ना सोच सकते हैं और ना ही वो सोचते हैं, ठीक है। और अगर वो हमारे ही तरह सोचते रहेंगे तो नए ज़माने के लिहाज से नहीं सोच सकेंगे। अच्छा, ज़रा मैं देखूँ कि इस वक्त ये फ़ायर कुरैशी भी कुछ कहना चाहती हैं हम, इसीलिए तो सदफ ऐसी बहू लाना चाहती हैं जिससे वो मोहब्बत करती होंगी। सही बात है। तो सदफ अपनी मर्ज़ी की बहू बेशक लेके आना और उसके साथ बहुत सारी मोहब्बत करना ताकि हारिस खुश रहे, ठीक है। इसके बाद सदफ साथ क्या कहती हैं, सास द सेम एज डन विद हर एंड सन्स एंड ओनली फॉलो हाउ दे हैव सीन देयर मदर्स ट्रीटेड लाइक। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, वो ये देखते हैं, सही बात, ये सदफ साहब आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमेशा ऐसे ही होता है कि जो आपके साथ हुआ होता है आप वो करते हैं, और बेटे भी अपनी बीवी के साथ वही करते हैं जो वो अपनी माँ के साथ होता हुआ देखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, बल्कि इसीलिए मैंने ये जुमला कहा अभी शुरू में, शायद सदफ साहब उस वक्त तक नहीं थी। मैंने ये बात कही थी कि हम जैसा चाहते हैं कि हमारी औलाद
हो या हम जो चीज़ अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो हमें अपनी ज़िंदगियों में करके उन्हें दिखानी होगी। अगर हम ये चाहें कि हमारा बेटा अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, तो हमें अपनी ज़िंदगी में ये उन्हें करके दिखाना पड़ेगा कि शौहर जो हैं वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करें, ताकि उनके बच्चे, उनके बेटे अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक कर सकें। इस सिलसिले में मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको बादशाह की तरह ट्रीट करे, थोड़ा सा मैं याद करने दो कि वो जुमला क्या था। कि सिर्फ वही मर्द अपनी बीवी को शहज़ादी की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ को मलका की तरह ट्रीट होते हुए देखा हो। ठीक है, तो ये हकीकत है। जैसा आपने अपनी माँ के साथ सलूक अपने बाप का देखा होता है, आप हमेशा अपनी बीवी के साथ वैसे सलूक करते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है तरबियत, जो कि मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि जैसा एक जनरेशन में हो चुका है वैसा ही अगली जनरेशन में भी होना ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि तरबियत करना ज़रूरी है। तरबियत भी बहुत ज़्यादा इसमें जगह ले सकती है, तो थोड़ी सी तरबियत अगर कर दी जाए औलाद की, उनको समझा दिया जाए, और कुछ नहीं। अगर किसी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ तो एटलीस्ट वो अपने बेटे को ये कह के समझा सकती है कि जैसा मेरे साथ हुआ क्या आपको अच्छा लगता है। तो यकीनन बेटे को कभी पसंद नहीं आएगा कि मेरी माँ के साथ बुरा सलूक हुआ। तो उस वक्त आपका बेटा यकीनन ये सोचेगा कि जिस तरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक हुआ, उसी तरह मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक ना करूँ कि जो उसके बच्चों को बुरा लगे कि उनकी माँ के साथ हुआ। अच्छा, सदफ कहती हैं कि लेकिन बेटे को समझा दिया कि इज़्ज़त करोगे तो शादी करूँगी, वरना नहीं, औरत की इज़्ज़त मस्ट है। बिल्कुल सदफ, ये तो बहुत अच्छा सबक है तुमने दिया है कि अगर इज़्ज़त करोगे तो शादी करूँगी, वरना नहीं। औरत की इज़्ज़त, चाहे वो माँ हो, माँ की इज़्ज़त ज़रूरी है। औरत की इज़्ज़त ज़रूरी है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो आपकी, जब तक लड़की आपकी दोस्त रहती है उस वक्त भी जब तक आप उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, आपको हक़ नहीं पहुंचता कि आप उसे बीवी का दर्जा दें। तो ये लड़की की, औरत की इज़्ज़त करना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, दोस्त हो, बीवी हो, खाला फुप्पो हुई, कोई भी आपकी दादी, हर रिश्ते में आपको औरत की इज़्ज़त ज़रूरी है करना। अच्छा, you think there should be joint family system in our society? In Islam there is no joint families. Sons can and should take care of their parents, not necessarily they live with them. सदफ साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। हमारे मज़हब में जॉइंट फैमिली का कोई भी तसव्वुर नहीं है। ये जॉइंट फैमिली हमने यकीनन इंडियन माशरे से लिया है, क्योंकि हम इतने सालों तक इंडिया में रहे हैं, हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुओं के माशरे की आ गई हैं। तो हमारे मज़हब में जॉइंट फैमिली की कोई वो नहीं है हैसियत। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम माँ बाप को बिल्कुल अकेला छोड़ दें। देखिए, एक बात याद रखिए, जॉइंट फैमिली नुकसानदेह उस वक्त हो जाती है जब आप बीवी को घर में लाके ये समझ लेते हैं कि अब इस घर के तमाम काम करना, मेरे माँ बाप की खिदमत करना मेरी बीवी का काम है। तब जॉइंट फैमिली जो है ना वो मुश्किल बनती है। तो अगर आप ये जानते हो कि अपने माँ बाप की खिदमत करना आपका काम है, आपकी बीवी का काम नहीं है, तो उस वक्त मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली भी मसला नहीं बन सकती। और इसके लिए सिर्फ आपको समझना ज़रूरी नहीं है, आपके माँ बाप का भी ये समझना ज़रूरी है कि बहू आपके घर के कामकाज के लिए और आपके खिदमत के लिए नहीं है। घर के कामकाज जैसे पहले हो रहे थे अभी भी उस तरह हो सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि बहू, अगर ये मैं उस सूरत में कह रही हूँ, वैसे तो अगर कोई भी मर्द अपनी बीवी को अलग घर दे सकता है, अलग कोई हिस्सा बनाकर दे सकता है, तो बहुत ज़रूरी और बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे माशरे में आपको पता है थोड़ी गुर्बत भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स अपनी बीवी को एक अलग घर दे सकता हो। इवन वो किराया भी नहीं अफोर्ड कर सकते। बाज़ घराने ऐसे होते हैं। तो ये वाली बात समझने की है कि अगर वो बीवी यहाँ रहने पे मजबूर है सपनों के साथ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर वो सास ससुर की खिदमत भी करेगी। ये जैसे आपके घर में पहले काम हो रहे थे, आपकी बीवी जो है या आपकी बहू जो है वो उसमें एक शामिल तो हो सकती है एक फ़र्द के तौर पे कि
अभी तक 2 लोग काम कर रहे थे, अब 3 लोग मिलके काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तक 2 लोग काम कर रहे थे, बहू के आने के बाद अब सिर्फ बहू काम करेगी। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप एक फ़र्द को शामिल कीजिए, उसको आप अपने घर की नौकरानी की जगह मत दे दीजिए। और जहाँ तक सास ससुर की खिदमत का ताल्लुक़ है, वो भी बहू का कहीं भी कोई हक़ नहीं है। अगर कोई औरत अपनी मर्ज़ी से करना चाहे, अपनी खुशी से करना चाहे, अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको इसके बदले में बहुत ज़्यादा मोहब्बत दीजिए, लेकिन उसके ऊपर ये लागू मत कीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे मज़हब ने कहीं भी हुक्म नहीं दिया कि सास ससुर की खिदमत की जाए, क्योंकि माँ बाप की खिदमत करना बेटे का काम है, बहू का काम नहीं है। इसके बाद आयदा नसीम क्या कहती हैं, इसमें फ़ादर का रोल बहुत होता है सन्स की तरबियत में, मगर सिर्फ माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा आयदा। हमारे मज़हब में तरबियत की ज़िम्मेदारी सिर्फ औरत को नहीं दी गई, तरबियत की ज़िम्मेदारी मर्द की भी है। बल्कि ज़्यादातर अगर कहा जाए, अगर हम ज़्यादा डेप्थ में कभी आप इस्लाम को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि औलाद की तरबियत बाप का ज़िम्मा है, माँ का ज़िम्मा नहीं है। माँ का ज़िम्मा यहाँ तक कि खाना पकाना, सफाई करना भी माँ का ज़िम्मा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकते आप, घर में कोई काम करने वाला अफोर्ड नहीं कर सकते आप, तो बेशक वो कर ले, क्योंकि वो घर पे होती है, तो वो कर ले, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको शायद हैरानी होगी ये बात सुनकर के, घर के काम काज भी करना बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है। उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ शौहर का ख्याल रखना, उसके काम करना, उसको खुश रखना, बस उसकी ये ज़िम्मेदारी है। और औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी भी बाप की है, लेकिन चूँकि औरत घर पे होती है, बच्चा सारे वक्त उसके साथ होता है, तो फिर ऐसा तो यकीनन नहीं हो सकता कि पूरा दिन बच्चा जो है वो माँ से कुछ सीखे ही नहीं। तो माँ को यकीनन अपना अमल ऐसा रखना होगा कि बच्चे को अच्छी बात सिखा सके, क्योंकि मोहब्बत भी यकीनन माँ करती है अपने बच्चे से, और वो ये चाहती भी है कि उनकी तरबियत अच्छी हो और वो अच्छे माशरे के अच्छे शहरी कहला सकें। तो फ़ादर का रोल बहुत ज़्यादा है। फ़ादर को ज़रूरी तरबियत में उनकी हिस्सा डालना है, और तरबियत ऐसे नहीं हो सकती कि वो ऑफ़िस से आने के बाद बैठ के अपनी बेगम से कहें कि 1 कप चाय लेके आओ और खाने का टाइम हो गया तब मेरे लिए खाना लगाओ। तरबियत इस तरह से होगी कि बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है तो उसकी माँ की ज़िम्मेदारी सिर्फ नहीं है कि वो बेटे को समझाए या किसी बात पे मना करे या उसको डिटेल दे। ये काम जब बाप घर पे आ गया, अब बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो समझाए ये काम करना है, ये काम नहीं करना, अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना, वजह क्या है, उसको सेटिस्फाई कीजिए, औलाद को, अपनी बेटे को, अपनी या बेटी को, तो उसको सेटिस्फाई कीजिए। इसके बाद घर के कामों में भी मैं कहूँगी कि मर्दों को ज़रूर हाथ बटाना चाहिए, ख़ास तौर पे आज के ज़माने में जबकि ख़वातीन भी वर्किंग हैं। तो हम घर में ख़वातीन से काम क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं ना, क्योंकि मर्द घर से बाहर होते हैं, थके हुए घर आते हैं, तो बीवी जितनी देर घर में होती है तो वो घर का काम कर लेती है कि काम एक तरीके से बढ़ जाते हैं कि औरत ने घर का काम कर लिया, मर्द ने घर से बाहर का काम कर लिया। लेकिन आज के ज़माने में जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, ख़वातीन को भी निकलना पड़ता है घर से बाहर, तो जब वो भी मर्दों की तरह जॉब करके, काम करके घर आ रही हैं, तो फिर उनमें और मर्द में कोई फ़र्क नहीं रह गया। फिर आप दोनों की ज़िम्मेदारी है कि आप घर के काम काज बराबर बराबर कीजिए। और मैं उन लोगों से भी ज़िंदगी में बहुत शिकवा मैं करती हूँ कि जो अगर हस्बैंड वाइफ के कोई काम कर रहा है, अगर उन्होंने वॉशिंग मशीन लगा दी है या किसी वक्त बर्तन धो दिए हैं या गाड़ी साफ़ कर दिया है या कुछ ऐसा काम कर दिया है, तो हमारे माशरे में ऐसा होता है कि लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, ओहो बीवी का काम कर रहे हो, ओहो तो ये तो जोरों का ग़ुलाम है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हस्बैंड आपकी हेल्प करना चाह रहे होते हैं, आप काम करना चाह रहे होते हैं, मगर इस माशरे के डर से, लोगों के मजाक उड़ाने के डर से वो काम करना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़देह कंडीशन है, सिचुएशन है। इससे मुझे बहुत शिकवा है इस सिचुएशन से, क्योंकि मैंने अक्सर घरों में ये चीज़ देखी है कि मर्द काम करना चाहते हैं, बीवी की हेल्प करना चाहते हैं, मगर वो इसलिए नहीं करते, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इस रवैये को भी हमें ख़त्म करना होगा। सदफ साथ कुछ कहती हैं 90% रीज़न ऑफ डिवोर्स इज़ जॉइंट फैमिली। बिल्कुल आपने सही कहा सदफ, 90% रीज़न यही है, क्योंकि होता ये है कि हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ सिर्फ शादी करने के लिए लाए जाते हैं, शादी कर दी जाती है, उसके बाद जब वो घर ले आते हैं ना, तो उसके बाद उन घर वालों की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से उन लोगों को अलग अलग कर दिया जाए।
साथ मिलके हम बैठ नहीं मर्द और हस्बैंड मर्द और वाइफ जो है वो साथ मिलके बैठना लोगों को पसंद नहीं आता। बातचीत करना, हंसना बोलना, एक दूसरे की हेल्प करना किसी को पसंद नहीं आता। जॉइंट फैमिली में ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे 100% सारे घराने ऐसे नहीं हैं। ऐसा ना हो मुझे भी तारिक जमील की तरह माफ़ी मांगनी पड़ जाए। मैं पहले से बता दूं कि 100% लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बल्कि लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जो है अपने घर वालों के साथ इस तरह से सलूक करते हैं कि आखिरकार डिवोर्स हो जाती है, क्योंकि औरत जो है, जो बेचारी है, वो अपने बच्चों पे तवज्जो देने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, शौहर पे तवज्जो देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो सारा दिन ससुराल की खिदमत करती है। ससुराल वालों के लिए खाना बनाना है, उनका घर साफ़ करना है, उनको वक्त पे ताज़ा रोटी बना कर देनी है। उसके बाद उसके पास अपने शौहर के लिए टाइम कब बचता है, क्योंकि बच्चे भी उसकी ही ज़िम्मेदारी हैं। तो ये मैंने तंज़िया कहा है, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे उसी की ज़िम्मेदारी है, ये मैं तंज़न कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद आखिरकार वो बच्चे भी उसी की ज़िम्मेदारी होते हैं। तो फिर होता ये है कि शौहर के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं बचता, और फिर शौहर ये समझते हैं कि मेरी वाइफ तो मुझे समझ ही नहीं सकती, उसने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, वो तो मेरी बात ही नहीं मानती, वो तो हर वक्त चिड़चिड़ी रहती है। तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता घर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए उनको टाइम नहीं दिया जाता। फाइव पूछिए तो हम जॉइंट फैमिली से आपकी ना ही समझे, बिल्कुल मेरी तरफ से ना है, जॉइंट फैमिली नो। अच्छा जी, मैं किसी भी जॉइंट फैमिली से शादी नहीं करना चाहती। आपने मेरे अल्फाज पर गौर किया, मैंने किसी लड़के के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा मैं किसी जॉइंट फैमिली से शादी नहीं करना चाहती। एक सेकेंड प्लीज़। ओके, फ़हीम फ़हद कहते हैं कि एग्री सदफ भट्टी। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, फ़हीम फ़हद जो है वो सदफ भट्टी के साथ एग्री कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सदफ़ ने उनसे पूछा है कि रोशनी डालें, तो देखते हैं कि अभी क्या रोशनी डालते हैं। सदफ़ साथ कहते हैं कि आजकल नो मासी ओनली वुमेन वर्किंग। ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि ये जो वक्त पड़ा है हम पर, इस वक्त हम खुद ही घर में अम्मी भी हैं, हम खुद ही घर में बीवी भी हैं, और ख़ुद ही हम मासी भी हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है ये तो कुछ अरसे की बात है, ख़त्म हो जाएगा, ये तो ज़्यादा अरसे की बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला हालात नॉर्मल हो जाएंगे और सबके घरों में मासियाँ वापस आ जाएंगी, क्योंकि हम आजकल की ख़वातीन मासियों के बगैर रह नहीं सकती। अच्छा जी, बहुत पेनफुल होता है, आयदा नसीम कह रही हैं। ये यकीनन आपने, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, ये पेनफुल आपने कहा मासियाँ नहीं है इसलिए कहा है आपने, या जॉइंट फैमिली की वजह से जब ख़वातीन को डिवोर्स होती है तो उसके बारे में कहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आयदा नसीम। अच्छा जी, और कोई कुछ अगर इस सिलसिले में कोई कुछ बात करना चाहे तो हम कर सकते हैं, और आई एम श्योर हम 1 घंटा से हैं एक दूसरे के साथ, और अच्छा लग रहा है वैसे बात करना। और बस इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी आखिर में कि अपने बच्चों की तरबियत में थोड़ी सी एहतियात कीजिए। अपने बच्चों की तरबियत के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की मत सुनिए, बल्कि दिमाग की सुनिए, क्योंकि तरबियत बहुत मेहनत का काम है औलाद की। इतना आसान नहीं है कि हमने घर में काम में मसरूफ़ है, खाना पका रहे हैं, बच्चे को इग्नोर करना है, उसको इग्नोर कर दिया, और उसके बाद हमने जो है अपने कामों के बाद बच्चे को देख लिया। नहीं, बच्चे को तवज्जो की भी ज़रूरत है, बच्चे को हमारे वक्त की भी ज़रूरत है, बच्चे को इस बात की भी ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को बचपन में सख्ती के साथ डील कीजिए, उसको गलत बातों से रोकिए, और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाए तो उसके दोस्त बनिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे का दोस्त आप जब भी बन सकते हैं जब कि आप अपने बचपन में आपने अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखा चुके हों, क्योंकि फिर उसके बाद अब आपको इस बात की फ़िक्र नहीं रहती। ये वो खुलासा है जो मैंने अभी इससे पहले आपसे डिस्कशन किया था, उन तमाम बातों का खुलासा है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी अच्छे से मौजू के साथ, और दोबारा मिलेंगे अगले बुध को। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।